हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 23 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल आपके सामने है 2014। ये फिगर है अभी पिछले 24 घंटों में। ठीक है, कल का जब ये पूरा डेटा कलेक्ट हो गया था, पूरी जब न्यूज़ हो गई थी गैदर, तो उसके बाद में पता पड़ा कि 24 घंटे के पीरियड में 3 लाख के लगभग तो नए इन्फेक्शन के केसेस आए हैं और फर्टिलिटी जो हुई वो लगभग 2104 लाइफ्स की हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि ऐसे में आज इंडिया इस बुरे वक्त के दौर में एक रिकॉर्ड बना चुका है कि वर्ल्ड में एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस कौन से कंट्री में आए। क्योंकि पिछले साल ये तो डर था ही कि इंडिया में अगर इन्फेक्शन अगर बढ़ गया है तो वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो पिछले साल तो ये डर कहीं ना कहीं रुक पाया कि हाँ, वैक्सीन ना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बीमारी को कंट्रोल कर पाए थे। अब की बार अनकंट्रोल्ड हो रहा है और केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन ड्राइव भी बहुत अच्छे से चल रही है, ऐसी बात नहीं है वैक्सीन नहीं लग रहे हैं, पर फिर भी केसेस ज़्यादा आना और फर्टिलिटी रेट का धीरे धीरे राइज होना, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। इसी को लेकर के ये आर्टिकल बताया गया है। तो ये लेटेस्ट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, डिस्कस तो हम नहीं करेंगे। दूसरा इधर आर्टिकल आप देख रहे हो, वन नेशन वन प्राइस। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी नई जो वैक्सीन पॉलिसी डिक्लेयर की है, जो हमने कल रिपोर्ट भी डिस्कस की थी शाम वाले वीडियो में, जिसमें हमने जाना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 50% खुद के हाथ में रखेगा वैक्सीन्स को और 50% ओपन मार्केट के लिए छोड़ देगा। तो इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है, क्या क्या इश्यूज़ हैं वो जानेंगे और सोल्यूशन भी बता रहे हैं राइटर्स। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा नीचे आप देखोगे टाइम टू ब्रीथ। इस आर्टिकल में बताया है कि जॉर्ज फ्लॉयड, ये एक ब्लैक इंडिविजुअल, ठीक है, यूएसए में एक यूँ मानो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर जिनका नाम था चुविन, ठीक है, तो उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक ब्लैक मतलब अफ्रीकन अमेरिकन इंडिविजुअल, तो उनके गर्दन के ऊपर इतनी ज़ोर से मतलब एक घुटना लगाया था। पिछले साल का केस है, डोनाल्ड ट्रंप जब उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो ये जॉर्ज फ्लॉयड की उस टाइम पे डेथ हो जाती है, उनको सांस तक लेने की बहुत परेशानी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है कि चेविन जो पुलिस ऑफिसर थे जिसकी वजह से जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी, उनको अब पनिशमेंट फाइनलाइज, उनका कन्विक्शन हो गया है। तो बोला इससे इंडिया को भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जो वहाँ पर यूएसए में है वो माइनॉरिटी कंसिडर की जाती है। सिमिलरली चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे दलित्स हो, चाहे आदिवासीज हो, ये हमारे यहाँ पर जेलों में है और इनको बहुत सारी एट्रोसिटीज़ का सामना करना पड़ता है। तो ये भी माइनॉरिटीज़ इंडिया की हैं। सिमिलरली जेलों में एक मतलब हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को यहाँ पे थोड़ा सा एक टारगेट करके इस पॉइंट में बोलना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में फादर एंड सन को इतना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ का सामना करना पड़ता है कि उनकी डेथ हो जाती है। ये केस भी आया था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, आप इस चीज़ को कोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कस्टडियल डेथ्स नॉर्मल हो रही हैं कि कस्टडी में रखा जाता है, स्क्रूटनी अभी हो रही है, जुडिशियल मतलब एक तरीके से बातचीत चल रही है, केसेस अभी अंडर प्रोसेस है, कन्विक्शन फाइनल हुआ नहीं है। फिर भी अगर कस्टडी में अगर डेथ होती है किसी भी एक अक्यूज्ड की, केवल अभी बातचीत ही चल रही है, अक्यूज्ड ही है, कन्विक्टेड नहीं है, उस केस को आप कैसे यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो बोला हमें यहाँ ये सीखने की ज़रूरत है इस केस से जो अमेरिका में फाइनलाइज हुआ है। तो इसी चीज़ को बता रहे हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है, नहीं देखेंगे, जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक आर्टिकल हो गया एडिटोरियल पेज से, दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आइडिया पेज से, लेसन्स कोविड टॉट, जो हमें पाठ पढ़ाए हैं कोविड ने वो कौन कौन से हैं, तो इस आर्टिकल को भी हम देखेंगे। इस आर्टिकल में लोकल सेल्फ सफिशिएंसी या लोकल सेल्फ डिपेंडेंस, इस पर ज़्यादा रिलायंस बता रहे हैं राइटर। अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे इस आर्टिकल को। यह आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। और हाउ चाइना कंटेन्ड वायरस, चाइना ने क्या अप्रोच अपनाई जिससे कि वायरस को कंट्रोल किया जा पाया, ठीक है। इस आर्टिकल का भी जिस्ट लेंगे कि ऐसी क्या अप्रोच थी, ठीक है, जिससे कि हम भी वो प्रैक्टिस अडॉप्ट करके आसानी से या फिर थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगा करके कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल्स अच्छे हैं अपनी जगह पे, सजेशन मिलेंगे हमें
क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि कोविड-19 और कोविड-19 का खुद का स्प्रेड और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, उनको भी हम कैसे टैकल कर सकते हैं, दोनों आर्टिकल्स के थ्रू ये पता पड़ेगा। ओके, चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे डिटेल में जानने के लिए। फर्स्ट आर्टिकल है वन नेशन वन प्राइस। इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 1, जिसमें हम सोसाइटी वाला जो पोर्शन आता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, उसकी बात करते हैं। दूसरा आप इसको कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 3, जिसमें अभी ये जो प्राइस की बात की जा रही है कि कैसे करके हम हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिकली जो गैप है, जो इकोनॉमिकली हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस को, तो ऐसे में हैव्स और हैव नॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब एक कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर हो सकता है वैक्सीन की प्राइसिंग को लेकर के, जो अभी न्यू वैक्सीन पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर। तो जीएस पेपर 3 में भी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो और जीएस पेपर 4 से भी इसको अटैच कर पाओगे, जिसमें वैक्सीन एथिक्स की बात की जाती है कि जब इक्वालिटी की बात हो तो सबको इक्वल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए। तो ऐसे में जो पैसे वाले हैं वो तो वैक्सीन जल्दी से ले लेंगे और जिनके पास में कमियां हैं वो वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में ये मल्टी डायमेंशनल आर्टिकल है, जानेंगे इस आर्टिकल को पूरा डिटेल में। देखो, इकोनॉमी की अगर बात करें, आर्टिकल लिखा है सुदीप्त सारंगी ने और साथ में है हरीश दामोदरन। तो इस आर्टिकल की शुरुआत होती है इकोनॉमी से कि इकोनॉमी अगर बात करें तो जो मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन जो बताते हैं जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत ही एफिशिएंटली काम करती है अगर इकोनॉमी मार्केट बेस्ड होती है। तो इसमें हमें पता है डिमांड और सप्लाई का काम चलता है। एक तरफ मांग होती है और दूसरी तरफ उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सप्लाई होती है। तो डिमांड और सप्लाई का अगर मैकेनिज्म प्रॉपर वे में, एक बैलेंस्ड वे में चले तो मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम या मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी जैसी इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप होगा क्या कि मार्केट में फिर कंपटीशन होता है और कंपटीशन का फ़ायदा फिर कंज्यूमर को भी होता है तो उस कंपनी को भी होता है। तो बेसिकली कंपटीशन क्या लेकर के आएगा कि प्राइस किसकी अच्छी है और क्वालिटी किसके पास में अच्छी है। मतलब प्राइस तो कम हो और क्वालिटी अच्छी हो, वही प्रोडक्ट अपने आप बिकना शुरू हो जाएगा और वही चीज़ अपने आप मार्केट में डिमांड में चली जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपटीशन ऑटोमेटिकली प्राइसेस को नीचे लेकर के आता है और क्वालिटी ऑटोमेटिकली पुश हो जाती है और जो एफिशिएंट वन होगा वो सबसे ज़्यादा इसमें बेटर परफॉर्म करेगा। बट आप देखो यहाँ पर कि जब रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हो, रिसोर्सेज की कमी हो, तब क्या होगा। मतलब सप्लायर्स आपके पास में बहुत कम है, उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर मार्केट इकोनॉमी फेल होती हुई दिखाई देती है। तो ये चीज़ हम वैक्सीन पे अप्लाई करेंगे, तो यही चीज़ कहीं ना कहीं वैक्सीन पे भी अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जब भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसकी एक्सटर्नैलिटीज़ भी देखी जाती है। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब कि अगर उस प्रोडक्ट का यूज़ किया गया तो क्या तो फ़ायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं। तो वैक्सीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है। दैट मीन्स कि अगर वैक्सीन अभी मिलता है किसी को तो उसका फ़ायदा अकेले को ना होकर के समाज को, पूरे को होता है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ स्मोकिंग की बात करें, अगर कोई स्मोकर है, लगातार सिगरेट पिए जा रहा है, तो ऐसे में वो खुद को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। खुद की ज़रूरत हो तो चलो ठीक है, उसकी तो खुद की एंजाइटी है या किसी भी तरीके से वो अपने आप को, दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए स्मोकिंग कर रहा है, बट उसका असर सोसाइटी पर क्या है, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ लेकर के आती है। क्योंकि आज अगर स्मोकिंग वो कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तो उसके कैंसर हो गया कुछ टाइम बाद में। सबसे पहली चीज़ तो स्मोकिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, हेल्थ के लिए इंजूरियस है। दूसरा, आपकी पॉकेट मनी ख़त्म होती है। तीसरा, अगर बीमारी लग गई तो ऐसे में आप अपनी लाइफ को खो दोगे और जब वो इंडिविजुअल अपनी लाइफ को खो देगा तो उसका असर क्या पड़ेगा, उसकी फैमिली के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे। तो ऐसे क्या हो गया, स्मोकिंग का नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। जबकि वैक्सीन है, अगर एक इंडिविजुअल वैक्सीन लगवा के आएगा तो उसका फ़ायदा खुद को तो है ही कि इन्फेक्शन से खुद को बचा सकेगा, या फिर कोई भी एक्सट्रीम इवेंट हो, खुद की लाइफ खोए कोविड-19 की वजह से, उसमें उसको बचाव हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि आसपास में लोगों को भी फ़ायदा तो होगा ही ना, कि खुद भी इन्फेक्टेड नहीं होगा तो अपने आसपास के लोगों को भी इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो वैक्सीन में तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, जबकि स्मोकिंग में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दोनों को स्टडी हमने किया तो हमें ये पता पड़ता है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोशन मिलने की ज़रूरत है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार जो है
वो अपनी तरफ से गुड्स को पब्लिक गुड कंसीडर कर लेती है। पब्लिक गुड का मतलब जिस पर सबकी एक्सेसिबिलिटी इक्वली इंश्योर हो सके, ज़्यादा परेशानी ना करनी पड़े। जैसे कि पीडीएस सिस्टम की बात करो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इसमें अगर कोई भी गरीब है तो उसको अगर टाइम पे पैसा मिले, या टाइम पे खाना अगर मिल जाए, तो उसकी जो मिनिमम नीड्स हैं वो पूरी होगी कि नहीं। एग्जैक्टली वही चीज़ आप यहाँ पे वैक्सीन पे अप्लाई करो, क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ ज़्यादा हैं वैक्सीन की। तो ऐसे में गवर्नमेंट को यहाँ पर एक पेट्रोनेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है पूरी पॉपुलेशन को, ठीक है ना। अभी अगर हम देखिए गवर्नमेंट की जो इंडिया की जो नई वैक्सीन पॉलिसी आई है, इसमें ये कॉन्सेप्ट, ये पर्सपेक्टिव अगर हम अप्लाई करें तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सरकार ने अपने हाथ में 50%, मतलब सरकार यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राइटर यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं, तो 50% तो जैब्स, मतलब जो भी वैक्सीन प्रोड्यूस होंगे उसका 50% हिस्से पे कंट्रोल तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, और रिमेनिंग 50% छोड़ दिया गया है ओपन मार्केट के लिए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल भी रहेगा, तो रही सही में दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके हाथ में भी रहेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से 50% वैक्सीन्स का तो प्राइस कंट्रोल करेगी, और बचे हुए 50% को ओपन मार्केट के लिए छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में अगर हम स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी को यहाँ पर अप्लाई करें, जो भी हमारे पास में थ्योरीज हैं, वो ये कि मार्केट जो है ना वो इस केस में फेल होता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा। इसकी वजह क्या है कि वैक्सीन डिलीवरी जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी, कुछ लोग तो मतलब ये कहेंगे जो मार्केट के फेलियर कैसे होगा वो बाद में समझेंगे, पहले देख लेते हैं फेवरेबल कैसे बताई जा रही है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास में अगर जल्दी से डिलीवरी होती है वैक्सीन की, और उसी के साथ साथ में सरकार भी उस पर नजरें गड़ाए रखे, तो प्राइवेट सेक्टर किस पर ज़्यादा रिलाई करेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर ने मान लो वैक्सीन का जो एक डोज है उसकी रेट रख ली 600-700 रुपये, मान लो 700 रुपये पर डोज, तो 700 रुपये अफोर्ड करने की कैपेसिटी किसकी है भाई? वो तो बेटर ऑफ इवन, मतलब बेटर ऑफ कंडीशन वाले, दैट मीन्स जो रिच लोग हैं उनको ही तो ये फ़ायदा पहुंच रहा है ना ज़्यादा। अच्छा, दूसरी तरफ सरकार ने ये कहा कि भाई हमारे पास में, जो सरकार का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से कहा कि हमारे पास में जो 50% जो वैक्सीन का जो होल्ड है उसका हम यूज़ करेंगे सिचुएशन की ग्रेविटी को देख करके, कि कौन सा स्टेट फिस्कली कैपेबल नहीं है, कहाँ पर वैक्सीन की कमी आ रही है, और कहाँ पर केसेस की ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके हम स्टेट्स को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पर वैक्सीन सरकार की तरफ से जो दिया जाएगा उसको एक बार साइड में रखें, और दूसरी तरफ अगर प्राइवेट सेक्टर पे अगर फोकस करें हम, तो उस केस में जहां पर लोगों के पास में पैसे की कमी है, जो गरीबी की रेखा से ऑलरेडी नीचे जी रहे हैं, जिनके पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं, तो ये नई पॉलिसी जो है वो तो डिफरेंशियल अप्रोच क्रिएट कर देगी कि जिनके पास में है वो तो वैक्सीन ले लेंगे, और जिनके पास में पैसा नहीं है वो वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा वैक्सीन प्राइस में भी इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, कि एक तरफ जहां पे सरकार का रोल आएगा वहां पर तो वैक्सीन सस्ते में मिलेगा, और दूसरी तरफ जहां पे प्राइवेट सेक्टर का रोल आ गया वहां पर वैक्सीन की प्राइस कितनी भी चार्ज की जाएगी। तो ऐसे में एक ये इनइक्वालिटी अगर आ जाती है ना, तो ये भी चिंता का कारण है। दूसरी, अगर मान लो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर भारत बायोटेक जो है ये वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, इनको ज़्यादा पैसे, मतलब ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा, या प्राइवेट जो मतलब जो डोज देने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा, तो ये लोग, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे? ये भी तो प्रॉफिट ही कमाने की कोशिश करेंगे, तो ये भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में वैक्सीन के पास में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होने के बावजूद भी सरकार उस पर इतना ज़्यादा फोकस ना करे, या फिर एक तरीके से अपनी तरफ से डिसेंट्रलाइज कर दिया पूरा का पूरा वैक्सीन का जो काम है उसको, तो ऐसे में तो ये पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का काम होने लग गया कि नहीं इधर। और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के अंदर फिर प्राइवेट सेक्टर जो है मार्केट में हमेशा एक चीज़ का ध्यान जरूर रखते हैं, चलो क्वालिटी तो देनी है ही, बट बेनिफिट की तरफ, प्रॉफिट की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देने लग जाएंगे। तो ऐसे में फिर जो लोग अभी भी
जो हैव नॉट्स हैं सोसाइटी के, ठीक है, तो उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो स्कैसिटी है वो बनी रहेगी, कमी बनी रहेगी मास सेगमेंट के लिए, और दूसरी तरफ आप देखोगे एलीट सेगमेंट जो होगा, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास में एक्सेसिबिलिटी बनी रहेगी। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर केवल इनइक्वालिटीज को ही हाईलाइट नहीं करना चाह रहे हैं, वैक्सीन इनइक्वालिटीज को, ये वैक्सीन एथिक्स के ऊपर ही हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी पर भी ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट फेल हो सकता है। ठीक है, तो दो सेट ऑफ लोग हैं हमारे यहाँ पर। अब और एक थोड़ा क्लियर और करना चाह रहे हैं कि दो तरीके के लोग हमारे यहाँ पर हैं। एक तो वो लोग जो आराम से अपने घर पे रह करके वर्क फ्रॉम होम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग, अच्छा वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे तो इनका चांस भी बहुत कम है कि खुद को भी इन्फेक्शन कम हो और दूसरे को भी इन्फेक्शन ना दे पाए। तो ये तो हो गए वो लोग जो कि अपने घरों पर रह करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं आराम से बढ़िया तरीके से। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरा सेट ऑफ पीपल जो हमारे यहाँ पर है वो कौन है? ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, जिसमें स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, ये जो रेडी ठेले चलाने वाले हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट हो गए। ये ऐसे लोग हैं जिनको एक मतलब 1-to-1 कांटेक्ट के साथ में काम करना होता है, शॉप फ्लोर पे काम करना होता है, खेतों में काम करना होता है, तो इनको इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा है। ये प्रोन है, दैट मीन्स ये ज़्यादा ससेप्टेबल हैं कि इनको इन्फेक्शन हो सके। तो इनको तो अपने काम करने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, और दूसरा ये फर्स्ट सेक्शन है, ये अपने घर से काम कर रहा है। तो आप एक चीज़ बताओ, ये जो दूसरा सेक्शन हमने अभी डिस्कस किया, ये लोग कौन सी कैटेगरीज में आ रहे हैं? ये लोग उस कैटेगरी में हैं जिनके पास में पैसे की भी कमी है। मतलब ये हो गया कि इनके लिए वैक्सीन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब आयरनी क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जब रोल में आ गया है तो ये फर्स्ट सेक्शन जो है वो तो देखो वैक्सीन भी ले लेगा, घर पे भी रहेगा, सेफ भी रहेगा, ठीक है, पर दूसरी तरफ इनके पास में पैसा भी नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और वैक्सीन भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत महंगे हैं। तो ऐसे में ये तो आयरनी आई कि नहीं, ये बहुत बड़ी विडंबना है अपने आप में कि जो लोग इन्फेक्ट खुद हो सकते हैं, दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो लोग वैक्सीन लेने से मतलब एक तरीके से बहुत दूर हो रहे हैं। ऐसे में तो हायर इनकम जो जिन लोगों के पास में है वो तो अपने आप को बचा लेंगे, और अभी फिर ये इनइक्वालिटी का माहौल फिर से बना कि नहीं। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर का मैंने आपको बता ही दिया कि आज जो लोग वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग तो फिर यही देखेंगे ना कि हाँ, जब हमारे से 700 रुपये में कोई वैक्सीन ले रहा है तो वो 700 में ही देंगे ना, क्यों 150 में देंगे वो? और 700 वाला जब अफोर्ड कर रहा है तो बस वही चीज़ है, फिर तो वो गरीब है उसको, या फिर जो भी डाउन ट्रॉडन सेक्शन है जिनके पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे इनको? ठीक है, मार्केट क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि लोअर परचेजिंग पावर को इग्नोर करता है। मतलब जिन लोगों की खरीदने की क्षमता कम होती है उन लोगों पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, मार्केट ये देखता है कि कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। हायर प्रोबेबिलिटी वाले जो लोग हैं, जहाँ पर पैसा ज़्यादा निकल के आ सकता है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो सेकंड सेक्शन है, जो कि अपनी खुद की मतलब जिनका मूवमेंट बहुत मैंडेटरी है, वो घर पे रह के काम नहीं कर सकते, उनके लिए प्रॉब्लम हुई कि नहीं। तो दोनों तरफ से, सप्लाई साइड से और डिमांड साइड से, दोनों में एक गैप निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि एथिक्स या फिर वैक्सीन इनइक्वालिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक एफिशिएंसी का लॉस हो रहा है ना, वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसके लिए कोई एफिशिएंट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो इनइक्वालिटीज़ और बढ़ती चली जाएंगी, समाज में और गैप आते चले जाएंगे। तो इसके लिए राइटर बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं कि जिस तरीके से फर्टिलाइज़र सब्सिडी काम करती है ना, बोलो वो चीज़ अप्लाई करो। उसमें क्या होता है फर्टिलाइज़र सब्सिडी में कि मान लो ये एक आउटलेट है, फर्टिलाइज़र की शॉप है, फार्मर यहाँ पे जाता है, फर्टिलाइज़र परचेज करता है और अपनी बायोमेट्रिक इंप्रेशन दे देता है कि हाँ जी मैंने ख़रीद लिए हैं। अब ये फार्मर यहाँ से जैसे ही खरीद लेगा ना ये माल, अपना खुद का फर्टिलाइज़र ले जाएगा और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर देगा, और उस फर्टिलाइज़र की जो एमआरपी है उसके अकॉर्डिंग पैसा पे भी कर देगा। अब फार्मर तो अपने घर चला गया, अपने फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा खेत में, और इधर ये जो इंडस्ट्रियल हाउस है ये किसको अपडेट करेगा? गवर्नमेंट को, कि भाई इतने फार्मर्स को हमने इतना फर्टिलाइज़र बेच दिया है। तो ऐसे में सरकार फिर बाद में उसके हिसाब से पैसा पे करेगी किसको? इनको क्या बोलते हैं, इनको एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप वैक्सीन के ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो।
इसका मतलब ये हो गया, देखो कि फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर परचेज कर लेगा जो भी मिनिमम रेट फिक्स की हुई है उस रेट पे, ठीक है। तो फार्मर को तो सब्सिडाइज रेट ही पे करनी पड़ेगी, जबकि इधर ये जो है कौन, इंडस्ट्रियल हाउस, इसको वो सब्सिडी सरकार की तरफ से तभी आएगी जब फार्मर्स का पूरा डिटेल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा कि हाँ इस महीने में इतने फार्मर्स ने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल हाउस से या फिर इस पर्टिकुलर आउटलेट से इतने बैग्स फर्टिलाइजर के खरीदे हैं। तो ऐसे में बायोमेट्रिक एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाएगा फार्मर्स का, और वो फिर एक्नॉलेजमेंट गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर गवर्नमेंट जो सब्सिडी है वो दे देगा किसको, इंडस्ट्रियल हाउस को। तो इसमें क्या हो गया, फार्मर के ऊपर इसका असर नहीं आया और इंडस्ट्रियल हाउस को भी रेगुलेट करने में सक्सेसफुल हो गई सरकार कि भाई आपने कितनी रेट लगाई, अच्छा इतनी लगाई, कितने फार्मर्स ले गए, बोला इतने, चलो ठीक है इस हिसाब से आपकी इतनी सब्सिडी बनती है, ये लो ये पैसे आपके। तो ऐसे में क्या हो गया, फार्मर को फायदा हुआ कि नहीं, इंडस्ट्रियल हाउस है, मैन्युफैक्चरर है, उसको तो पैसा मिल गया, उसको जितना लेना था कुछ हिस्सा फार्मर दे गया और बचा हुआ सब्सिडी के तौर पे सरकार दे देगी। तो ऐसे में फार्मर पे भी लोड नहीं आया और इसकी भी काम होगी मैन्युफैक्चरर। तो बोले यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो, क्योंकि आपके पास में कोविन एक सॉफ्टवेयर है, कोविन पोर्टल है, उसका यूज़ करो कि जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल वैक्सीनेशन के लिए आए तो वैक्सीन लेते ही उसका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले और उससे तो बस वो मिनिमम प्राइस है वो ही कलेक्ट की जाए, ठीक है। और बाकी फिर बाद में वो जो अपडेटेड डेटा है वो फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो किसको पास ऑन कर दे, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फिर उसकी सब्सिडी जो है वो उस प्राइवेट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को या फिर जो बीच में प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल जो भी है तो उनको वो सब्सिडी रेट प्रोवाइड कर दे। तो ऐसे में इनका जेब भी खाली नहीं हुआ, इधर जो इंडिविजुअल्स है उनको परेशानी भी नहीं हुई, और इधर इजीली जो वैक्सीन का पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पब्लिक को पहुंचाना है। तो ऐसे में ये सारा का सारा एक विन विन सिचुएशन का तरीका बता रहे हैं जो कि आप एक सजेशन के तौर पे बता सकते हो, ठीक है। तो बोले कि जो भी पर्सन कोई भी वैक्सीन लेता है तो एक तो डाइवर्जन से बच जाएंगे, जैसे जिस तरीके से अभी ये काम हो रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम हो जाएंगे तो मिसयूज़ भी नहीं होंगे वैक्सीन्स के, ठीक है ना। तो देखो बात ऐसी है, आप खुद को वैक्सीनेट करवाओ वो तो है ही, पर दूसरों को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि एक, वही बात है, गैप नहीं होना चाहिए। पैसे वालों को जितना अधिकार है उतना ही गरीबों को होना चाहिए, ठीक है। जो एलीट क्लास है या फिर जो एलीट ही बोलो या फिर जो मासेज है उनके बीच में इनइक्वालिटीज़ नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेसन्स कोविड टॉट। इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 2 के साथ में, जहां पर हेल्थ का मुद्दा भी है, हंगर का मुद्दा भी है, सारे टॉपिक्स सही हैं, ठीक है। मुद्दा का मतलब टॉपिक्स हो गए, हेल्थ भी है, हंगर भी है, और साथ में आप इसको जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर पाओगे कि इकोनॉमी की हार्डशिप भी तो कहीं ना कहीं कोविड ने दी है ही ना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, मतलब जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के साथ कनेक्ट कर पाओगे, ओके। इस आर्टिकल को लिखा है आशीष कोठारी ने। देखो कोविड-19 की फिर से एक वेव आ गई है। पिछली वेव जो थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हुई थी, जिसमें सबसे मेन जो हाईलाइट हुआ था वो था हमारा हेल्थ सेक्टर की वल्नरेबिलिटी, और उसमें भी ऑक्सीजन का जो सप्लाई चेन थी उसकी जो कमियां थी वो हाईलाइट पहले ही हो गई थी, पिछले साल ही 2020 में ही, पर वो चीज़ें अभी भी कंटिन्यू आती गई। दूसरी चीज़, जो लॉकडाउन अप्लाई किया गया था उस लॉकडाउन का असर इतना रहा था कि इकोनॉमी एकदम से कॉलेप्स कर गई थी। ऐसे में क्या हुआ था फिर, अभी क्या कर दिया, लॉकडाउन तो कैंसिल कर दिया और स्टेट्स को बोल दिया कि भाई आप अपने हिसाब से काम करो। चलो ये बात अच्छी है कि आपने डिसेंट्रलाइज किया, पर कौन सी कंडीशन में आके डिसेंट्रलाइजेशन का काम करना शुरू किया है। पहले तो ओवर सेंट्रलाइजेशन कर दिया, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, लॉकडाउन जैसे ही लगा तो 90% जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली हमारी पॉपुलेशन है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जो कि हमारे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। चाहे फिर वो लैंडलेस लेबरर्स हो, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हो, या फिर कोई भी स्ट्रीट वेंडर हो काम करने वाला, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाला, जो कि अपने गाँवों को छोड़ करके सिटीज़ में आते हैं। 1991 जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की है, तब से अब तक लगभग 15 मिलियन फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके
अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस के लिए दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट कर चुके हैं, चाहे वो पेस्टोरलिज्म पे पहले मतलब चराई जो कराया करते थे जानवरों को या लाइव स्टॉक्स को, वो लोग हों, या फिशरी की एक्टिविटी करने वाले या फॉरेस्ट्री में इन्वॉल्व रहने वाले इंडिविजुअल्स ने अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ को छोड़ करके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में चली गई, ठीक है। और उन्हीं का, और दूसरी तरफ इनका जाने की वजह एक तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव नहीं रही, ज़्यादा फायदेमंद नहीं रही। दूसरी तरफ आप देखोगे फिजिकल डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ है ना बहुत सारी कम्युनिटीज़ का, चाहे वो बड़े बड़े डैम बनाने के नाम पे करो, चाहे माइनिंग के नाम पे करो, चाहे एक्सप्रेसवे बना रहे हो, पोर्ट्स बना रहे हो, स्टैच्यूज बना रहे हो, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हो। ऐसे में क्या होता है, आदिवासी लोग क्यों नाराज़ रहते हैं, इसीलिए तो कि भाई आप डेवलपमेंट का नाम लेते हो, हमें यहाँ से भगा देते हो और फ़ायदा कोई और ही उठाता है, और ये रियलिटी भी है ही। जब एक स्टोरी है एनसीईआरटी में, मुझे जहाँ तक पता है कि छत्तीसगढ़ में एक प्लांट लगाना था, ठीक है, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की थी। उस टाइम सरकारों का हाल यही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी करंट ही गवर्नमेंट का ऐसा है कि उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पर आपके यहाँ पर डेवलपमेंट लेकर के आएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो डेवलपमेंट के नाम पर अभी भी आज आप देखोगे कि जो टाटा, बिरला, जिन्होंने प्लांट लगाए थे ना, वो तो देखो पैसे वाले बन गए, और वो आदिवासी लोग आज भी आदिवासी ज़िंदगी ही जी रहे हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट के नाम पर वेल्दी लोगों को तो वेल्दी बनाते चले जा रहे हो, जबकि जो गरीब हैं वो गरीब हैं। आज 5% इंडिया के जो रिचेस्ट लोग हैं वो पूरी 95% इनकम को गैदर करते हैं, जबकि बचे हुए 95% लोग हैं वो रिमेनिंग 5% में काम चला रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता का कारण है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब से हम ग्लोबल फाइनेंशियल फोर्सेस के अंडर में आए हैं 1991 में, क्योंकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था और उसके चलते हमने क्या किया था, एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। तो उससे क्या हो गया कि हमारे जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। इवन एनवायरमेंटल डैमेज भी कितना ज़्यादा हो गया है। इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स की बात करें, तो ये इनसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा सामना करती है। कहीं पर इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, कहीं पर हेल्थ इशू है, कहीं पर इनकम इनसिक्योरिटी है। ये सारी चीज़ें लगातार परेशानी का कारण बनती रहती हैं। फार्मर्स की बात करो, फिशर्स की बात करो, पेस्टोरलिस्ट की बात करो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगलों में घूमते हैं, घुमंतु जातियाँ हैं, वो हो गई, क्राफ्ट पर्सन, ये मतलब सब लोग इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं, छोड़ करके उन लोगों को जिनके पास में खुद की अच्छी क्वालिटी है और जो फिर बाद में मार्केट में बार्गेन कर सकते हैं। उनके अलावा सभी कहीं ना कहीं परेशान हैं। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो नरेगा जैसी सिक्योरिटी नेट अपनी तरफ से एक स्कीम चलाई गई है, बट उसमें भी अगर आप फंडिंग को रिड्यूस करते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइव के लिए तो देखो कोरोना वैसे ही थ्रेट बना हुआ है, तो इनकम सोर्सेज की इनइक्वालिटी, इनकम सोर्सेज की स्कैसिटी भी कहीं ना कहीं लाइवलीहुड के लिए भी मुश्किल का कारण बन जाती है। तो ऐसे में तो लेबर का एक्सप्लॉइटेबल बने रहना, और ये जो पूल है जहाँ पर एक पूरे लेबर का शोषण ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे, ये देखो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसी का कहीं ना कहीं नतीजा है कि फार्मर्स जो हैं वो एजिटेशन पे, मतलब चलते ही विद्रोह होते रहते हैं, विरोध की रैलियां निकलती रहती हैं इंडिया में। देखो ये सच है कि केवल एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो कि एम्प्लॉयमेंट दे सके गाँव में। गाँव में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मतलब एक तरीके से आप तरीके देख सकते हो जहाँ पर अलग अलग काम करके लोग अपने आप को फुलफिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इससे थोड़ा सा आउट चलेंगे अपन, और महात्मा गांधी जिन्होंने स्वराज का नाम क्या दिया था, स्वराज किसको बोला था, उन्होंने ये कहा था कि जब गांव का एक एक आदमी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा तब मैं स्वराज मानूंगा। तो यही चीज़ यहाँ पर राइटर जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, और तभी इसी बात को लेकर के ही गांधी जी ने जो वर्ण सिस्टम था, देखो कास्ट सिस्टम तो वर्ण सिस्टम का बिगड़ा हुआ रूप है। वर्ण सिस्टम में क्या था कि आप कोई भी काम करो, उस काम में आप पारंगत होते चले जाओगे और एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, और जब आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपकी एक रेलेवेंस भी बनी रहती है और सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहती है। तो ऐसे में छोटे छोटे गाँव जब आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनेबल बन जाएंगे, तो ऐसे में फिर बड़ा एक तरीके से
बड़ी जो इकोनॉमी की आप बात करते हो वो अपने आप ही सस्टेनेबल हुई कि नहीं, बट उस आइडिया को बहुत हद तक सरकारों ने इग्नोर किया है। ठीक है, 1991 से लेकर अभी तक अकॉर्डिंग टू राइटर जॉबलेस ग्रोथ हमारे यहाँ पर बहुत हुई है फॉर्मल सेक्टर में, कि इकोनॉमी तो बढ़ती चली जा रही है बट जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पर हम एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से सीधा शिफ्ट कर गए टर्शियरी सेक्टर पे, और जॉब प्रोड्यूस हो सकती थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि नॉर्मली दूसरे कंट्रीज में थी। बट आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ज़्यादा प्रमोट होता है तो आता है कंज्यूमरिज्म, और कंज्यूमरिज्म की टेंडेंसी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत लॉस पहुंचाती है। तो बेसिकली ये देखो, जब से एलपीजी पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की है ना, तब से जॉबलेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। दूसरी आप देखोगे इनफॉर्मल वर्क बहुत ज़्यादा करने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है लेबर क्लास को। ठीक है, आज अगर मिड 2020 से देखें, जब से कोरोना आउटब्रेक हुआ है तब से लेकर अभी तक देखें, तो ऑर्डिनरी लोगों ने जितना परेशानियों का सामना किया ना, उतना हर किसी ने नहीं किया है, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से खुद हो या पेंडेमिक से बचने के लिए चाहे लॉकडाउन लगाया हो उसकी वजह से। तो अगर जनरल कम्युनिटी ज़्यादातर कम्युनिटीज़ की बात करें ना, तो उनके पास में खाने की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। एक डिग्निफाइड लाइफ जीना बहुत मुश्किल था। माइग्रेंट वर्कर्स की हमने हाल देखे थे कि कैसे नेशनल हाईवेज़ पे, रेलवे ट्रैक्स के आसपास में कितने लोग मतलब अपने गाँव को हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके अपनी दूरियां ख़त्म कर रहे थे। इसके लिए फिर बाद में राइटर बताते हैं कि जब पिछले साल का जब पूरा सिनेरियो हुआ था, उसमें हमने कितनी लर्निंग्स देखी थी। यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे, बाकी एग्जाम्पल इतने ज़्यादा एक दो याद रखने के लिए हमारे पास एनफ है। एक तो तेलंगाना का एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एक नागालैंड में, कि कैसे यहाँ पर वहाँ के लोकल लोगों ने जब कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लग गया था, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने खुद के लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे ही एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि दलित वुमेन ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी और ट्राइबल वुमेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इन्होंने नेटवर्क बना लिया अपनी खुद की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। आप देखोगे गाँवों के अंदर, स्कूलों के अंदर ही खाने की उपज करनी शुरू कर दी थी। मतलब ये हो गया था कि बच्चों को, कम्युनिटी के लोगों को, सबको साथ में लिया और बोला अपन यहीं पे काम करेंगे, और खुद से खुद का खाना बनाना, कम्युनिटी के लोगों को साथ में लेना, उनकी टेक केयर करना, और साथ में गाँव को खुद से ही आइसोलेट कर दिया उन लोगों ने, जिससे कि बाहर का भी कोई आए तो पहले उसको प्रॉपर स्क्रूटनी हो। इससे क्या हो गया, इन्फेक्शन भी नहीं फैला और सेल्फ सफिशिएंसी भी आ गई। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो ये आपके सामने है, हिमालय, वेस्टर्न हिमालयाज में देखो तितली ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, बर्ड ऑफ कश्मीर, ये सेडार की बात करो, स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कि लोकल कम्युनिटीज़ को पार्टिसिपेट करवा करके लोकल कैपेसिटीज़ को बिल्डअप किया जाए। ये एग्जाम्पल कोई यहीं तक ये कन्फाइंड नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया अलग अलग लेसन्स हैं जो कि हमने देखे। और इसमें आप देखोगे जो कुदुम्बश्री जो पूरा ग्रुप है केरला वाला, उसने तो बहुत ही शानदार काम किया है, जिसका एग्जाम्पल हम बार बार पढ़ते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसके अलावा कच्छ का भी एग्जाम्पल है यहाँ पर, कि कच्छ में कुनरिया करके एक पंचायत है। ठीक है, तो कुनरिया के सरपंच हैं सुरेश छंगा, उनसे इंटरव्यू जब लिया गया तो उन्होंने ये बोला कि हमने लगभग 40 लाख रुपए तक बचाए हैं जब से ये कोविड आउटब्रेक हुआ है, और हमने खुद से खुद की ज़रूरतें पूरी करनी शुरू कर दी। कहने का मतलब हमने लोकली लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश की कि कैसे भी करके हम हमारी ज़रूरतों को यहीं पर रह करके पूरा कर लें। तो ये लेसन्स है जो हमने प्रीवियसली लर्न किए हैं, चाहे साबुन से लेकर के घर बनाना, फूड, ड्रिंक, ये सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने अपने लोकल लेवल पे डेवलप की हैं। और दूसरा, अगर सरकार की तरफ से देखें तो सरकार ने अपनी तरफ से एक पैकेज निकाल दिया जिसको बोला गया है आत्मनिर्भर भारत। पर यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब यहाँ पर स्वराज, जिसमें एक गांव खुद पर निर्भर रहे और ज़िंदगी बिताए, उसकी बजाय सरकार ने आत्मनिर्भरता का मतलब ये किया कि जो दूसरे देशों के मार्केट है वहाँ पर हम हमारी डोमिनेंस क्रिएट करें। ये थोड़ा सा एकदम रेडिकल चीज़ हो गई है, थोड़ा सा अवॉइड करना है ऐसी चीज़ को लिखने के लिए, बट फिर भी हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, कि दूसरे लोगों की या कंपनियों के ऊपर हम हमारा अधिकार चलाएं। साथ में इससे क्या होगा, इस आत्मनिर्भरता के चलते तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल डैमेज होगी कि नहीं, अल्टीमेटली एनवायरनमेंट का आप लॉस करोगे कि नहीं,
चाहे वो कोल माइनिंग हो, माइंस भी सेल्फ रिलायंस की बात करो, मानो जी कि आपको अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करनी है, कोयला आप इंपोर्ट करते हो, क्या करोगे फिर सेल्फ सफिशिएंसी के लिए या सेल्फ आत्मनिर्भरता के लिए? अपने खुद के कोयले को निकालना शुरू कर दोगे तो वहाँ पर आपने इकोलॉजी को लॉस किया कि नहीं? तो यही चीज़ बोली जा रही है। अच्छा, केरला की जो एक लेसन हम ले सकते हैं, कुदुम्बश्री प्रोग्राम जो है, जिसमें लाखों महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी आसानी से जी है और लोगों की हेल्प भी की है कोविड के टाइम पे। इससे क्या हो गया, ये गाँव को एक रिवाइटलाइज करने का एक प्रोग्राम साबित होकर निकला। मतलब गाँव में जो प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में बहुत हेल्प की। रिवाइटलाइज का मतलब होता है एक तरीके से एक पुनर्जीवित करना सोसाइटी को। दूसरा, जब गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तो देखो आउट माइग्रेशन भी बंद हो जाता है। गांव छोड़ करके लोग बाहर क्यों जाते हैं? रोजी रोटी के लिए ही तो जाते हैं। जब गांव में ही उनको अगर ज़रूरतें पूरी होने लग गई तो वो क्यों छोड़ेंगे अपने गांव को और सिटीज़ में जाकर के क्यों अपनी परेशानियों को ज़्यादा बढ़ाएंगे वो? ठीक है। दूसरी तरफ अगर लोकल सेल्फ रिलायंस अगर बढ़ती चली जाती है तब जाकर के हमारे रियल में स्वराज अचीव हो पाएगा, जो कि गांधी जी का मेन ड्रीम था। ठीक है। अभी बहुत सारी सोसाइटी है हमारे यहाँ पर जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। बस उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट किया जाए। चाहे वो कोई सा भी रीजन हो, उस रीजन में कहीं ना कहीं हर एक, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स हो, तो उनको जब एम्पावरमेंट मिलेगी तब जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर पाएंगे। तो इसमें मेन चीज़ क्या बोली जा रही है कि स्पीति एरिया हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर कमेटी फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये स्टैब्लिश की गई थी और उस कमेटी ने दलित वुमेन फार्मर्स को बहुत हद तक कोऑपरेट किया था। तो जो 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे, उसमें मेन काम क्या था कि विलेज की लोकल असेंबलीज को, जो सिटीज़ की लोकल असेंबलीज हैं, उनको एम्पावर किया जाए। इसी के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए गए थे, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको राइट्स प्रोवाइड किए जा सकें। बट इनको अभी तक इम्प्लीमेंटेशन जो भी हुआ है ना, ये हाफ हार्टेडली है, इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इवन नरेगा जैसी जो स्कीम चलाई गई थी उस पर भी अभी आप जो मतलब लाखों लोग डिपेंडेंट हैं नरेगा पे, करोड़ों लोग डिपेंडेंट हैं, उनको उस ऐसे प्रोग्राम का भी फंडिंग रिड्यूस कर दिया गया। देखो, इस तरीके से अगर इकोनॉमी में हम इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाएंगे ना, तो सोशल स्ट्राइफ्स, मतलब एक तो सामाजिक जो कलह है वो भी बढ़ते चले जाएंगे, कम्युनल राइट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वायलेंस, ये भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ज़रूरत क्या है कि जो भी हमने लेसन्स अभी रीड आउट किए, लर्न किए प्रीवियस एक्सपीरियंस में, पिछले एक साल में, उनको क्यों ना हम अप्लाई करें और लोगों को सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ले जाने के लिए सरकार को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना चाहिए, उनको जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने गाँव में रह करके ही करें। वैसे तो इसी चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत में यही है, बट यहाँ पर राइटर कुछ ज़्यादा रेडिकल चीज़ें बता रहे हैं। बट वो जाननी ज़रूरी थी कि अप्रोच क्या क्या अपनाई जा सकती है जिससे कि माइग्रेशन प्रॉब्लम ना हो, कोविड-19 के आउटब्रेक को भी हम कंट्रोल कर सकें। ये सारी चीज़ें हमने देखी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ चाइना कंटेन्ड वायरस। ठीक है, वायरस को कंटेन करने में चाइना ने क्या एफर्ट्स लगाए, क्योंकि शुरुआत ही वायरस की वहीं से हुई थी। वुहान सिटी है चाइना की, वहाँ से इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 2 हेल्थ वाले मुद्दे से, और एक गवर्नेंस वाले टॉपिक से भी इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो। एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 1 को भी इसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली 20 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब बातचीत की तो उन्होंने एक एनकरेजमेंट, एग्जॉर्स्टेशन, मतलब एक तरीके से एनकरेज किया यूथ को, सरकार को, कि भाई आप आगे आओ और अपने हिसाब से काम करो। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो सरकार की मोडस ऑपरेंडी थी, दैट मीन्स जो मेथड ऑफ वर्किंग था, वो काम करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि जहाँ पर पिछली बार लॉकडाउन अप्लाई किया गया था वो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी, तो अब की बार स्टेट गवर्नमेंट को ये कह दिया भाई आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप अपने लोकल एरियाज़ में लॉकडाउन लगाओ। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चले गए। बट यहाँ पर राइटर जो है वो एग्जाम्पल दे रही है चाइना का, कि जब कोविड आउटब्रेक हुआ तो चाइना में एक कम्युनिटी अप्रोच रिकॉग्नाइज हुई, वो थी रेजिडेंशियल कमिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आसपास के एरिया में जो लोग रह रहे थे वहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी ग्रुप बना लिए, और ग्रुप बना करके उन्होंने एक वॉलंटरीली बेसिस पे काम करना शुरू कर दिया। और उसका रिजल्ट ये निकला
कि वहाँ पर हार्श लॉकडाउन भी तो लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब शी जिनपिंग गवर्नमेंट है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया। बट लॉकडाउन के चलते इतने सारे केसेस बढ़ रहे थे, तो एक बार तो ये हो गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी फेल हो गई है। जबकि जैसे ही ये रेजिडेंशियल कम्युनिटी वाला आइडिया रिकॉग्नाइज किया ना इस सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी ने, शी जिनपिंग ने, तो इनको प्रमोशन देना शुरू कर दिया। बोले ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बोलो यूथ जो है उन लोगों को साथ में लेकर के आओ, उन लोगों को एम्पावर करो, या फिर जो भी कम्युनिटी में प्रॉपर अपना खुद का पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं इस बीमारी को रोकने के लिए, तो इन रेजिडेंशियल कमिटीज को एम्पावर करना शुरू कर दिया कि जो भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना चाहता है वो आगे आओ, आप लोगों को हम फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। इससे क्या हो गया कि वो उन्होंने लोकल एरियाज में, छोटे छोटे एरियाज में अपने आप को कन्फाइन किया और फिर उसके बाद में अपनी खुद के काम करने शुरू कर दिए। इस तरीके की लगभग 7148 कम्युनिटीज़ ने काम किया और उन्होंने खुद को एकदम क्लोज कर लिया। और उसके बाद में आप देखो कि अपने खुद के कानून बनाए कि बाहर कोई आएगा जाएगा तो क्या उनको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन फिक्स कर दिए। तो ऐसे में क्या हो गया कि हर एक चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर लोकल प्रशासन बन गया रेजिडेंस में। यूँ मान लो एक सोसाइटी है, उसके अंदर ये बना लिया कानून। तो ऐसे में बहुत जने परेशान भी हुए, ऐसी बात नहीं, बर्नआउट भी बहुत हुए, बट सरकार की तरफ से जो प्रमोशन मिलता रहा ना, उसके चलते क्या हो गया कि कम्युनिटी वर्कर्स ने बहुत एफर्टलेसली लगातार बिना कोई मतलब रोक टोक के अपने काम को कंटिन्यू करते रहे। और आप देखोगे पासेस को चेक करना, सोसाइटी में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, भाई कहाँ जा रहा है कैसे गया, ये सारी डिटेल चेक की गई। तो जब इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गैदरिंग हो, रेगुलर टेम्परेचर चेकिंग हो, एक एक घर के अंदर जा करके, एक एक सोसाइटी में कर सकते हैं आराम से। अगर 150 घर परिवार अगर मिलकर के एक एक घर में से अगर 15-20 जनों की भी अगर वो ग्रुप बन जाते हैं तो 150 परिवारों को आराम से ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे सोसाइटी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ अगर हम यहाँ से लर्न करके अप्लाई करें कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, उनको ये कहें कि भाई आप आगे आओ, और साथ में जो भी वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सोसाइटी में, उनको भी ये चीज़ बताई जाए कि भाई आप अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करो। बट इसके लिए एम्पावरमेंट का जो बैकिंग है वो प्रशासन की तरफ से मिले, तब जाकर के सक्सेसफुली कोविड-19 की जो सेकंड वेव है ना, उसको थर्ड वेव में कन्वर्ट होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो चीज़ एक बड़े लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, उसी चीज़ को अगर छोटे लेवल पे कर, प्रीवियस आर्टिकल में भी तो हमने यही देखा ना कि किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज़ ने अपनी तरफ से काम किया और 40 लाख रुपए तक एक एक गाँव में बचाए जा रहे हैं। तो वही चीज़ हम भी तो कर सकते हैं एक छोटे से। ये तो चाइना का एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये तो हमने चाइना से बात की है। इंडिया में भी तो कितने एग्जाम्पल देखे। पिछली बार हमने देखा था कि जो टीचर्स थे उन्होंने मंदिरों में अपनी तरफ से क्लासेस लगा करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, दूर दूर बैठा करके, कि बच्चों की एजुकेशन भी हार्म ना हो। साथ में प्रॉपर वे में उनको सैनिटाइज करना, या फिर उसको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, या फिर कोविड बिहेवियर को मेंटेन रखना। हाँ भाई, मास्क ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है, बाहर कम से कम निकलना है। ये सारी चीज़ों को हम कम्युनिटी लेड अगर प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि होता क्या है, अभी आप देखो क्या हो रहा है, दिल्ली से कई वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि हमें तो मास्क लगाना ही है, मास्क तो केवल फर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है। मास्क अगर आप लगा करके पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो, अगर आपकी ज़रूरत है तो जाओ, वैसे तो जाओ मत। बट अगर मास्क लगाते हो तो ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाती है। और दूसरी तरफ अगर आप बात करो, ये रेजिडेंट कमिटीज़ अगर आप बना लेते हो तो उनका तो कहना ही क्या, मतलब आप ऑटोमेटिकली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे काम किया जा सकता है। तो यही कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे पूरी डिटेल बता रही है राइटर, जो हमने देखा। तो ये चाइना का मॉडल है, एक तरीके से काम का है, बुरा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमने ऊपर भी आर्टिकल में डिस्कस की कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सेल्फ एम्पावर करो। ठीक है, बूस्ट दो, सपोर्ट दो, पीछे से फैसिलिटेट करो, अवेल कराओ उनको जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर टाइम पे डिसैमिनेट करो। सर्विसेज की डिलीवरी टाइम पे अगर होने लग जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को अगर प्रमोट कर दिया जाए, तो कहाँ पर फिर इस प्रॉब्लम को रोकने में समस्या आ रही है, आराम से रोका जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है। तो डिस्कशन में इतना ही था, कंटेंट पूरा हमने देख ही लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video. Thank you.